नमस्कार। लंच के बाद, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और अब हमारा जो एक सत्र शुरू होने वाला है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में बार बार चर्चा होती रही है, पहले भी, लंच से पहले भी और आगे भी बात होती रहेगी। इसके बिना तो और मतलब चीजें संभव नहीं है आगे बढ़ना। तो ये है एडवोकेसी, जो कि निरंतर चलती रही है और चलती रहेगी। और हमारे एआईसीबी में तो हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं आज वर्तमान समय में, तो बहुत लंबे समय से इन्होंने एडवोकेसी, सॉरी एक बार मेरी तरफ से थोड़ा शोर आ रहा है। तो बहुत लंबे समय से उन्होंने एडवोकेसी, जो एडवोकेसी है डिपार्टमेंट एआईसीबी का, उसको चेयर किया है। इसमें किताब भी लिखी गई है, ब्रेल में भी एक किताब अवेलेबल है और उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी है मेरे ख्याल से। तो वो सारे एफिलिएट्स हम लोग ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आने वाले समय में भी मैं तो यही गुजारिश करूंगी कि जब भी संभव हो, जब भी अनेजा सर बहुत बिजी रहते हैं, हम जानते हैं अभी तो बहुत सारी जगह पे उनका मतलब कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर संभव हो तो इस तरह की किताबें आने वाले समय में भी प्रोग्रेस पे लिखी जाती रहे और उनका ट्रांसलेशन होता रहे, तो ताकि लोगों तक ये चीजें पहुंचती रहें। और इसके अलावा एक बात मैं और ये शेयर करना चाहूंगी कि डीएबी डेनमार्क की बात हो रही थी, उनकी सपोर्ट से बाकी प्रोजेक्ट्स की बात हो रही थी। तो अनिजा सर का टॉक स्टार्ट हो से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कि आरपीडी एक्ट के ऊपर एक हिंदी समरी तैयार की है डीएबी के सपोर्ट से एआईसीबी ने, जो कि पिछले साल तैयार हुई थी। उसकी बुकलेट भी आप ब्रेल में चाहे तो, या फिर प्रिंट में अगर कॉपी चाहे तो आप मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा हमारा ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का अगर आप यूट्यूब चैनल सर्च करते हैं तो आपको वहां पे इसकी समरी अपलोड हो गई है, वो मिलेगी। उसकी रिकॉर्डिंग 41-40-41 मिनट की है। तो ये हम सबके लिए मेरे ख्याल बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि अब जो लोग लगातार एडवोकेसी से डील करते हैं वो तो जानते हैं शब्दावली को, लेकिन बाकी सबके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है समझना। और हमारे जो अभी सीबीआर की बात हो रही थी, जालौन और प्रतापगढ़ की, तो जब भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मीटिंग होती है तो उसमें भी हम ये बुकलेट उनको देते हैं, ताकि जो सरकारी अधिकारी हैं और बाकी लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो भी प्रधान हैं और ब्लॉक प्रमुख हैं, वो सब भी हमारे अधिकारों के प्रति वो सजग हो सके। तो इसके बाद हम चलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं अनेजा सर से कि एडवोकेसी वाले सेशन में जो हमारा पहला टॉक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एडवोकेसी दर्शन और कार्यविधि, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में एडवोकेसी फिलॉसफी एंड एक्शन, तो इस पे वो प्रकाश डाले। अनेजा सर। थैंक यू गौरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को ये अवसर देने के लिए। और आपने जो कहा कि एआईसीबी बहुत लंबे समय से एडवोकेसी में काम करता रहा है, मेरा अपना थोड़ा बहुत अनुभव है और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है इस पीरियड के दौरान एडवोकेसी करते हुए। वो अनुभव अगर मैं आपके साथ कुछ हद तक साझा कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। इतना कहना चाहूँगा कि ये जो सेशन है 1.25 घंटे का 3 बजे तक, ये इन ए वे एक कंटिन्यूइंग सेशन है। ये नहीं कि इसमें 4 स्पीकर्स हैं। ये एडवोकेसी के ये सेशन का पर्पस ये है कि एडवोकेसी के जो विभिन्न आयाम है उसका एक थियोरेटिकल बेसिस है, एक दार्शनिक उसका आधार है, कुछ उसके कार्य स्ट्रेटजीज हैं, तो कुछ उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी है कि जब हम करने पे आते हैं तो क्या समस्याएं आती हैं, क्या ये थ्योरी, क्या ये एक्शन, क्या ये स्ट्रेटजी सब धरी की धरी रह जाती है, या फिर हम ऐसा कुछ कर पाते हैं कि जो हम जाते हैं एडवोकेसी करने तो समस्याएं कुछ दूसरी होती हैं जो कि हम सोचते हैं। तो इसलिए हमने 4 स्पीकर्स इस सेशन में रखे हैं और चारों ही बहुत कनेक्टेड हैं। प्रतीक और तरुण तो एआईसीबी के एडवोकेसी कमेटी के मेंबर हैं, तो इन्हें भी अब ये मान के चलिए कि ये एडवोकेसी कमेटी की ही प्रेजेंटेशन है, मेरी व्यक्तिगत नहीं है। हम सब एक साथ उसमें विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न आयामों पे प्रकाश डालेंगे। और संन्यास जी भी प्रेसिडेंट हैं हमारी ओएबी के, उड़ीसा एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, बहुत लंबे समय से एडवोकेसी की है उड़ीसा में। इन्होंने एक राज्य में एडवोकेसी करना इतना आसान नहीं होता जितना केंद्र में होता है, कई समस्या होती, तो वो भी हम जानना चाहेंगे
क्योंकि हमारी एफिलिएट्स मोस्टली जो है अधिकतर राज्यों में है, तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि राज्यों में किस तरह की समस्या इनको आई। ये तो खैर ऐसा विषय है कि इसमें हम कई 2-2, 3-3 दिन लगा सकते हैं, समय बहुत कम है। तो जो भी बातें होंगी संक्षेप में होंगी और एक जिसे कहते हैं इंगित करने वाली होंगी, इंडिकेटिव होंगी, इंगित करने वाली होंगी। और उसके बाद अ निश्चय ही दूसरे मंचों पर दूसरे समय में इन बातों पे और विस्तार से चर्चा होगी। एडवोकेसी ये हमारा ही प्रमुख मुद्दा नहीं है एआईसीबी का। मैं तो ये मानता हूँ कि किसी भी संस्था की जो रीढ़ की हड्डी है, वो एडवोकेसी है और एडवोकेसी के बिना शायद ही किसी संस्था के लिए एग्जिस्ट करना उसके अस्तित्व में संभव नहीं हो पाएगा। ये भी लोग कहते हैं कि एडवोकेसी और सर्विसेज 2 अलग-अलग चीजें हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। एडवोकेसी का एक आयाम सर्विसेज भी है। सर्विसेज के द्वारा भी अच्छी एडवोकेसी की जा सकती है और बहुत गहरा संबंध है सर्विसेज और एडवोकेसी का। तो इस पे भी मैं प्रकाश डालूंगा। पर सबसे पहले तो हम तो ये जानने के हम तो कोशिश करेंगे कि स्व सहायता संस्थाओं में जो दृष्टिबाधितों के लिए स्व सहायता संस्थाएं हैं, एडवोकेसी का क्या महत्व है, कैसे उसको प्लान किया जाए, क्यों किया जाए और कैसे किया जाए, ये इतना ही हम कर पाए। अगर आप सोचें कि हम आरपीडी एक्ट पे बहुत लेक्चर देंगे या कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स पे उतना समय शायद नहीं है हमारे पास, पर हम अगर इसके आधारों को, मूल आधारों को समझ पाए और उस हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा पाए, तो शायद हमारे लिए उन डॉक्यूमेंट्स को समझना जो एडवोकेसी से संबंधित हैं और जिनका हम प्रयोग करते हैं अपने एडवोकेसी के काम में, वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहना चाहूँगा कि एडवोकेसी हम अक्सर सोचते हैं कि संस्थाएँ एडवोकेसी करती हैं और संस्थाओं के लिए होती है, ऐसा नहीं है। एडवोकेसी का जो जड़ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एडवोकेसी की वो जड़ है, उसका संबंध संस्थाओं से नहीं व्यक्तियों से होता है। अगर व्यक्ति के लिए एडवोकेसी ज़रूरी नहीं है, तो संस्था कभी एडवोकेसी नहीं कर पाएगी। तो इसकी शुरुआत, इसका संबंध, इसकी प्रेरणा हमेशा व्यक्तियों के अपने अनुभवों से, अपनी आवश्यकताओं से और अपने विचारों से आती है। तो इसका जो मूल आधार है, वो व्यक्तियों में है, वो संस्था में नहीं है। और जाने-अनजाने हम सभी डे टू डे में, दिनचर्या में अपनी एडवोकेसी करते रहते हैं, हम उसको रियलाइज़ भी नहीं करते। तो ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, जो कि हमें उसको सीखने की ज़रूरत है, हम तो ये करते ही रहते हैं। मैं आपको 2 छोटे उदाहरण दूँगा। मैं बहुत छोटा था, शायद स्कूल भी नहीं गया था। तो और शायद कुछ लोगों ने ये कहानी सुनी हो, पर ये बहुत ज़रूरी है एडवोकेसी को समझने के लिए, इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उनके लिए जिन्होंने नहीं सुनी। तो एक बार मैं संडे का डे था, रविवार था, सो के उठा और मैंने अपने फादर से कहा कि मेरी मदर और फादर साथ बैठे थे, कि मेरे को ₹1 दे दो। अब ₹1 उस ज़माने में बहुत बड़ा पैसा होता था, कोई कम अमाउंट नहीं था। आज की तरह नहीं कि ₹1 की कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो मेरे फादर ने पहला प्रश्न किया कि ₹1 तुम्हें क्यों दे दें? ये एडवोकेसी का पहला प्रश्न होता है कि क्यों आपको दिया जाए जो आप माँग रहे हैं? तो मैंने कहा ₹1 क्यों दे रहे हैं? तो मेरी मदर ने कहा कि ये वो सो के उठा है, माँग रहा है, दे दो। इसको आप चैरिटी मोड कहते हैं एडवोकेसी में, कि ठीक है किसी ने माँगा दे दिया, क्या फ़र्क पड़ता है क्यों माँग रहा है, क्यों नहीं माँग रहा? उसने माँगा दे दिया। तो फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें हर संडे को ₹1 देंगे। मैं बड़ा खुश हुआ, ये भी चैरिटी मोड था कि चलो मिल गया, माँगा, जवाब नहीं देना पड़ा क्यों का। कुछ दिन बाद मन किया कि क्यों ना रोज़ एक कोल्ड ड्रिंक पी जाए। उस ज़माने में वो कोल्ड ड्रिंक 30-35 पैसे की आती थी, कोका कोला जो होती थी। आपको सुन के आश्चर्य होगा, सोचेंगे कि शायद मैं बाबा आज़म के ज़माने का हूँ, पर ऐसा नहीं है। पर हाँ, ये सच है कि उस ज़माने में एक बोतल होती थी रिमझिम कोल्ड ड्रिंक, वो 30 पैसे की होती थी और एक कोका कोला 35 पैसे की थी। मैंने अपने फादर से कहा मेरे को ₹10 देना चाहिए। अब समस्या आ गई। मैंने कहा अब क्या प्रॉब्लम है? तो अब इतना आसान नहीं था, ₹1 तो मिल गया चैरिटी मोड में मेरे को। तो पर
वो 10 रुपए मिलना मुश्किल काम था। तो उन्होंने पूछा क्यों चाहिए, क्या चाहिए, तो अल्टीमेटली जब जस्टिफिकेशन दी, ये भी एडवोकेसी का पॉइंट है कि आप सिर्फ क्यों रीजन नहीं, उसका कारण भी देना पड़ेगा कि आप क्यों चाहते हैं एक वो पैसा या वो फैसिलिटी। तो जाके मेरे को जी रोज एक कोल्ड ड्रिंक पीनी है, क्यों पीनी है एक कोल्ड ड्रिंक, उसका भी कारण दिया गया। थोड़ी चैरिटी बॉर्डर की सपोर्ट आई मेरी मदर की कि देख ठीक है तेरी चाहिए, तो मेरे को 10 रुपए सैंक्शन हो गया। अब मेरे फादर को पता नहीं था कि वो 10 रुपए बड़े महंगे पड़ेंगे उनको जाके जिंदगी में, क्योंकि वो डिमांड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जब बहुत छोटे होते हैं, जब हम मांगते हैं, उसके बाद एक समस्या आई कि मेरे को ट्रांजिस्टर चाहिए था, उस जमाने में ट्रांजिस्टर नए नए आए थे, उससे पहले वो बिजली के रेडियो होते थे जिनकी तारें हुआ करती थी। तो फिर वही समस्या आई कि क्यों चाहिए, रेडियो सुनना है, घर पे तो रेडियो है, वो बिजली चली जाती है, ये फिर धूप पे बैठ कर सुनना है, कई बातें हुई, नहीं मिला रेडियो जी। तो फिर 2 दिन मैंने भूख हड़ताल की, रेडियो क्यों नहीं मिलेगा मेरे को, और फिर उसके बाद जाके रेडियो मिला। ये सब एडवोकेसी की बातें हैं, और हम उसको एडवोकेसी मानते नहीं है, सोचते हैं ये तो चलो बच्चा जिद कर रहा है, माँ बाप ने दे दिया। मेरे कहने का अर्थ ये है कि एडवोकेसी जो है हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, हम किसको करते ही रहते हैं। तो ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं कि जो हम संस्थाओं के लिए करते हैं, ठीक है, उसकी पद्धतियां अलग होंगी, उसके मुद्दे अलग होंगे। तो एडवोकेसी तो हमारे खून में है। जब स्कूल में था तो अभी सुबह मधु जी ने कहा कि उस जमाने में ये माना जाता था कि दृष्टि बाधित है तो संगीत तो आना ही चाहिए। जब स्कूल में गया तो मेरे को भी कहा गया संगीत सीखो, मैंने देखा यार ये तो हर आदमी संगीत सीख रहा है। अब मेरे में थोड़ा ये प्रॉब्लम है, बचपन से है, खून में ही है, जीन्स में। अगर 3 आदमी कह रहे हैं काम नहीं करना तो वो काम जरूर करूंगा, अगर 3 आदमी कह रहे हैं कि काम करना है तो मैं कभी नहीं करूंगा शायद। मेरे में ये एक इंस्टिंक्ट नेचर टू रिबेल है, मतलब मैं एक क्रांति क्रांति कहिए या जो भी कहिए, परंपरा से हट के रहने की आदत है बचपन से, छोटेपन से है कि परंपरा जो है उससे थोड़ा उसको तोड़ा जाए। इतना मत तोड़िए कि सब कुछ टूट जाए, पर ये जरूर है कि जरूरी नहीं कि भेड़ चाल में फॉलो करना है। आप एक चरवाहा बनिए, ना कि वो भेड़ें जो चरवाहा के पीछे जाती हैं। तो बी द शेफर्ड नॉट द शीप, ये मैं कहना चाहूंगा आपको। तो मैं कहना संगीत नहीं सीखूंगा। अब नहीं सीखूंगा क्या होता है, वो तो स्कूल में है, अब मैं नहीं सीखूंगा। चलिए उस समय मेरे अंकल बड़े इन्फ्लुएंशियल थे, मजिस्ट्रेट थे जहाँ पर मैं था, वो स्कूल वहाँ उसके शहर में। तो गवर्नमेंट स्कूल था हालांकि, पर प्रिंसिपल उनकी मानते थे, तो अच्छा कि चलो थ्योरी में पास कर देंगे, कैसे कैसे कर देंगे। सब ठीक चलता रहा, बड़ा अच्छा चलता रहा सिस्टम 8वीं तक। संगीत में तब भी नहीं क्लास जाता था, पर ठीक है मेरे को ध्यान नहीं दिया ज्यादा। थ्योरी में इतना अच्छा करता था कि कोई आवश्यकता समस्या आती थी तब भी मैं टॉप ही करता था, कोई समस्या नहीं थी। पर 8वीं में समस्या आ गई। वो इसलिए आ गई कि 8वीं का बोर्ड था उस साल। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है थे पहले, आदरणीय मित्तल साहब, वो बड़े परेशान, मेरे प्रिंसिपल थे कि अब क्या होगा इसका, कि भाई बोर्ड पे कैसे निकलेगा ये। तो बाकी सब्जेक्ट में तो ठीक है, तो सब में टॉप कर ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें क्या होगा। तो मेरे को बहुत कोशिश की गई तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट सिखाने की। मेरे को सितार सिखाई गई, गाना सिखाया गया, जंतरंग, तबला, बांसुरी। नहीं साहब, मानने वाला नहीं था मैं, तो कोशिश करता था, होता ही नहीं था अंदर से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप कन्विक्शन है आपकी तो आप कभी गिवन मत करिए एडवोकेसी, चाहे कितनी समस्या आए। मुझे भी पता था बोर्ड में दिक्कत आएगी, पर नहीं हो रहा, क्या करे, वो तो अंदर से मन ही नहीं करता। मैं कन्विंस्ड हूँ कि मेरे को नहीं सीखना, जस्ट बिकॉज मैं दृष्टि बाधित तो थोड़ी मैं संगीत सीखूंगा, ये कहाँ लिखा हुआ। तो खैर उस समय समस्या का हल ये हुआ, भगवान ने भेजा कि उस साल बोर्ड ही खत्म हो गया 8वीं का, तो समस्या हल हो गई। तो एग्जाम स्कूल में था, पर आगे जाके फिर समस्या आई। 9th में बीआरए में जेपीएम स्कूल में जहां मैं था, सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट ऑफर होते थे। उनका फर्स्ट ईयर था जब हायर सेकेंडरी मिली थी, उसमें संगीत भी था। फिर मैंने कहा संगीत नहीं करूंगा, तब मित्तल साहब गुस्सा कि छोड़ दो उसको, मैं कहा छोड़ देंगे जी, कोई समस्या नहीं, और संगीत नहीं करूंगा। तो खैर वो भी परेशान, क्योंकि वो थोड़ी चाहते थे, बड़े प्रिय छात्रों में था मैं, वो बहुत प्यार करते थे, वो स्नेह करते थे मुझे, और बहुत मानते भी थे। तो अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज ये हुआ जी दोनों के बीच में कि ठीक है, आपको इतिहास से नहीं दिया जाएगा, ना कोई टीचर मिलेगा, ना कोई किताब मिलेगी, पर हर इम्तिहान हर 3 महीने बाद होगा, वो आपको इतना का मंजूर है। ये कुछ उदाहरणों से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नंबर 1, एडवोकेसी हमारे खून में है, हमारी डे टू डे जीवन से संबंधित है, और इसलिए उसको कोई अपने से अलग ना माने।
ये बहुत जरूरी है। हम अपने लिए करते हैं, हम किसी संस्था के लिए, सेक्टर के लिए नहीं करते शुरू में। अगर मेरे को दर्द नहीं है तो शायद मैं बहुत कम एडवोकेसी करूंगा। एक जमाना था, एक प्रिंसिपल ने मेरे को इंटरव्यू नहीं किया, इसलिए कि मैं एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को जब निकला नहीं है एडहॉक उसमें तो इंटरव्यू क्यों किया जाए। बहुत दुख हुआ था, पर कोई जगह नहीं थी जाने की, कोई चैनल नहीं था। फिर मेरा मन किया उस समय कि एक जमाना आएगा कि उसी दफ्तर में जहां मैं स्कॉलरशिप के लिए जाता था, मैं कि यहाँ भी एक दफ्तर होना चाहिए हैंडीकैप लोगों का, डिसेबल्ड पर्सन का, और यहाँ सारी सिस्टम यहीं से होना चाहिए। मेरा सौभाग्य था कि मेरा 7 साल से करीब 8 साल वही दफ्तर रहा, उसी पोजीशन में। फिर कोई प्रिंसिपल मेरे बिना कोई विज्ञापन नौकरी का नहीं निकाल पाता था, उनको मेरे सिग्नेचर चाहिए ही चाहिए थे। बात मेरी नहीं है, सिस्टम में परिवर्तन की बात है कि वो जमाना था और आज ये जमाना है। पर अगर उस जमाने में वो भावना ना होती कि एक दिन ऐसा आएगा, वो सपना ना होता। और ये भी बहुत जरूरी है जानना कि एडवोकेसी का सपना होना चाहिए। आप, ये जरूरी नहीं कि सपना आज रियलाइज हो। और सबको क्या पता था जब उन्होंने शुरू की थी, एएसी भी तो दूर की बात, एनएफ भी तो दूर की बात, जब उन्होंने वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर खंडेलवाल जी के साथ शुरू किया था, उन्होंने उनके साथ जुड़े थे, उनको पता था कि उनको पद्मश्री मिलेगा, उनको पता था कि इतनी बड़ी संस्थाएं बनेगी, उनको पता था कि इतने बड़े एक्ट, कुछ भी नहीं पता था, एक सपना था। तो एडवोकेसी के लिए सपना होना बहुत जरूरी है। सपना नहीं है तो आप एडवोकेसी नहीं कर सकते। सपना होगा तभी तो वास्तविकता बनेगी, तभी तो उस पर काम करने की प्रेरणा आएगी, एक डिजायर होगी। मैं ये मानता हूं जिस आदमी में इच्छा नहीं है और आकांक्षा नहीं है, वो आदमी में जीवन नहीं है। मैं इन चीजों को बुरी बात नहीं मानता हूं, इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, पर उसके योग्य बनिए, फिर उसके लिए काम कीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए। लोगों में इच्छा आकांक्षा तो बहुत होती है, पर वो मेहनत करने पे कतराते हैं, योग्य नहीं बनना चाहते, फन चाहते हैं, पर फन के जो उगता है उसके पीछे जो बादी की मेहनत होती है वो लोग नहीं करना चाहते हैं। और क्योंकि बादी की मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो फन कहां से मिलेगा फिर आपके पेड़ पे। पहले बादी बनिए, मेहनत कीजिए, दिन रात खून पसीना, धरती में बीज बोइए, उसको उपजाऊ बनाइए, उसके बाद फन की इच्छा कीजिए। फन की इच्छा न करना कोई बुरी बात नहीं है। हमारी समस्या यह है कि हम फन की इच्छा तो कर जाते हैं, पर वो बादी की मेहनत नहीं करना चाहते, और इसलिए हम एडवोकेसी नहीं कर पाते, और इसलिए सपने को साकार नहीं कर पाते। तो एडवोकेसी का जो सपना है वो हमारा दर्शन है एडवोकेसी का, जो हमारा एक विश्वास है कि ये काम हमें चाहिए, ये इच्छा चाहिए, ये आकांक्षा चाहिए, वो एडवोकेसी का दर्शन है। कोई बड़ी बड़ी फिलॉसफीज नहीं है, ये हम सब स्टार्ट हो, जिसकी जड़ें हमारे में ही है, इसका बीज भी हमारे में है और इसका फल भी हमें ही मिलेगा। ये एक ऐसा पेड़ है, पर उसके लिए हम ही माली हैं, हम ही बीज हैं, और हमारा ही कोई फल मिलेगा। तो इसलिए सब कुछ हमारे से ही शुरू होता है एडवोकेसी, और आखिर में हमसे ही अंत होता है। कहेंगे दूसरे नहीं करते, वो नहीं करता, ये नहीं करता, वो सब बहाने हैं। अगर खुद आप करेंगे तो कौन कौन करने वाला है। तो इसलिए जो दर्शन की बात करते हैं, दर्शन व्यक्तिगत है, सपना व्यक्तिगत है, परिणाम भी व्यक्तिगत है, उसका मेहनत व्यक्ति, बट उसका जो प्रभाव है, जैसा कि सुबह कौर साहब ने कहा कि प्रभाव जो है वो बहुत आगे जाता है। कोई भी संस्था जब एडवोकेसी करती है, वो एक व्यक्ति के साथ नहीं रहती है। सर ने कहा सुबह, बिल्कुल सही कहा, कोई भी संस्था जब एडवोकेसी करती है तो एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, वो पूरे राष्ट्र को, पूरे सेक्टर को प्रभावित करती है। आपकी इमेज भी, मैं तो कहता हूं अपना सेल्फ इमेज क्रिएशन भी एक एडवोकेसी है। आप किस तरह से समाज में बैठते हैं, किस तरह से खाते पीते हैं, किस तरह से ड्रेसअप करते हैं, किस तरह से लोगों से व्यवहार करते हैं, बाधित व्यक्ति के लिए वो भी बहुत बड़ी एडवोकेसी है। आप आसपास के लोगों का मन बदल सकते हैं, उनका विचार बदल सकते हैं, दृष्टिकोण। मैं सैकड़ों बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने नेगेटिव स्टार्ट किया मेरे से इंटरेक्ट करना, पर जब बात आई तो बहुत पॉजिटिव हो गया। उसके बाद जब उनका भ्रम टूटा, मैंने भी बात की, एक प्रिंसिपल ने मेरे को इंटरव्यू करने से मना कर दिया था, वही व्यक्ति बाद में मेरा सबसे पक्का और सबसे बड़ा हितैषी बना। देखा कुछ तो उसके मैंने काम नहीं किया, कहीं और किया। फिर जब उससे मैं जाना और मेरे बारे में देखा तो वही व्यक्ति मेरे सबसे बड़े हितैषियों में था और मेरे सबसे बड़े दोस्तों में से था। पर मैंने, अगर मैं उसके तब भी नकारात्मक होता तो शायद कभी नहीं हो पाता। तो नेगेटिविटी जिंदगी में कभी पड़ सकती है, एडवोकेसी के करना ही है तो नेगेटिविटी से हमेशा एक खराब इमेज ही बनेगी, आपकी भी और सेक्टर की भी। तो एडवोकेसी हमारे से शुरू होती है, हमारी इमेज से, हमारे कार्यों से,
हमारे विचारों से, हमारे एक्शन से। यही दर्शन है एडवोकेसी। दूसरी बात, हम सोचते हैं कि हम एडवोकेसी करते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, रिजर्वेशन के लिए। ये सोचना भी थोड़ा गलत है। ये कुछ ऊपरी कारण हो सकते हैं एडवोकेसी के, पर असली एडवोकेसी का दर्शन की बात करें, फिलॉसफी की बात करें, तो एडवोकेसी होती है समानता के अधिकार के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, समता के अधिकार के, इक्विटी को हम कहते हैं, समता के अधिकार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। अगर मेरे खिलाफ कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो वो भेदभाव एक कारण हो सकता है, जैसे कि शिक्षा में सुविधा ना होना एक कारण हो सकता है एडवोकेसी करने का, रोजगार में रिजर्वेशन ना होना एक कारण हो सकता है एडवोकेसी ना करने का। बट असली उसके पीछे जो दर्शन है वो है समान अधिकार पाना, समाज में प्रतिष्ठा पाना, समाज में बराबरी का दर्जा पाना, समाज में समावेश का अनुभव करना, इंक्लूजन जिसको हम कहते हैं। ये कारण है शिक्षा की एडवोकेसी, रोजगार की एडवोकेसी, ये सब जरिए हैं। तो अगर ये हमारा दर्शन है, प्रतिष्ठा, समानता, समता, सामाजिक न्याय, समावेश, अगर ये हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं एडवोकेसी के, तो हमारे एडवोकेसी करना बहुत आसान इसलिए हो जाएगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो प्रतिष्ठा की जिंदगी ना जिए, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके पास समानता की जिंदगी ना जिए, कोई भी नहीं चाहेगा कि सामाजिक न्याय उसको प्राप्त ना हो। तो अगर आप चाहेंगे तो आप अपने, अब देखिए आप खाना चाहते हैं, अभी लंच ब्रेक किया हमने, सबने जाकर कुछ ना कुछ खाना खाया होगा, क्योंकि हम चाहते थे, अगर नहीं चाहते तो नहीं खाते। इसलिए अगर आप चाहेंगे कि ये सब चीजें आपको प्राप्त हो, तो उसके लिए मेहनत भी करेंगे, खाना बनाया भी होगा, आपने परोसा भी होगा, या और कुछ मेहनत की होगी उसके लिए, क्योंकि आप चाहते थे कि खाना चाहिए, खाना मिले हमें। एडवोकेसी भी एक तरह का खाना है जीवन पोषण के लिए। जीवन पोषण के कई आयाम होते हैं, एक शारीरिक आयाम होता है, एक मानसिक आयाम है, एक बौद्धिक आयाम है, एक भावना, एक आयाम उस सबसे होता है, और वो है आत्मिक आयाम। हमारा जो सोल, जो सेंस ऑफ सोल है, सेंस ऑफ स्पिरिट है, जो ह्यूमन स्पिरिट है, उसकी डिग्निटी के लिए जो खाना है वो एडवोकेसी। जब हम ये समझ लेंगे, एडवोकेसी करना बहुत, ऑन नहीं है ये आरती, ऑन नहीं है चार्जर, तो तब आपके लिए एडवोकेसी करना बहुत आसान हो जाएगा। तो जब संस्थाएं की बात आती है, तो मैंने कहा सभी संस्थाएं एडवोकेसी से स्टार्ट होती है। वो इसलिए कि मधु जी ने एक बात की थी कि संस्थाएं तभी चल सकती हैं और तभी फॉर्म होती है जब समान विचारों के लोग। मैं कहूँगा समान विचार तो बहुत जरूरी है, समान प्रवृत्ति और समान कार्यशैली भी संस्थाओं में साथ काम करने के लिए बहुत जरूरी है। विचार समान है पर आपका नेचर सेम नहीं है। कोई चाहता है मेरे को सिर्फ सेल्फ प्रोजेक्शन मिले, मेरे को हर जगह जगह, कोई चाहता है, दूसरा चाहेगा नहीं मैं तो बैकएंड में काम करने को तैयार हूँ, और दो लोग चाहेंगे कि नहीं मेरे को तो सब जगह स्टेज पे ही जगह मिले, मेरे को काम नहीं करना। और जब फोटो खिंचवाने की बात आती है तो हम सबसे आगे हों, जब कहीं डेलीगेशन में बात आए सबसे आगे हो, पर काम नहीं करना मुझे, पर नो नाम की बात है सबसे आगे हो, पोजीशन सबसे आगे हो। और कुछ लोग हैं कि हम आगे भी होना चाहते हैं पर हम काम भी करेंगे, उसके मेहनत करते हैं। जब प्रवृत्तियां अलग अलग हो, तो विचार समान हो, तब भी संस्थाएं नहीं चलती। और प्रवृत्तियां भी समान हो, विचार भी समान हो, पर कार्यशैली समान ना हो, तब भी संस्थाएं नहीं चल सकती। काम करने के तरीके वो बहुत जरूरी है। अगर तरीका समान नहीं है, अब ये भी सही कहा कि दो लोग समान नहीं होते कभी भी, और समस्याएं हो सकती है, पर उस केस में समान नहीं तो सामंजस्य होना चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेशन, बातचीत करके रास्ता ढूंढे बीच का, न मेरा तेरा, पर बीच का रास्ता कोई जिससे सामंजस्य बना रहे। पर अगर समान भी नहीं है और सामंजस्य भी नहीं है, तो फिर जो है आप सोचेंगे संस्थाओं का भला होगा या एडवोकेसी कर पाएंगे, वो संभव नहीं है। कई लोग संस्थाओं में जो चुनाव होते हैं बड़े एक्टिव हो जाते हैं, और उसके बाद 3 4 5 तक जो भी उसकी टर्म है कोई खास खबर नहीं। तो इस तरह के भी नेता होते हैं, उनको सिर्फ पोजीशन चाहिए होती है।
तो ठीक है, अगर वो संस्था का सोचते हैं, संस्था का भला कर रहे हैं सिर्फ पोजीशन पा के काम को, तो अच्छी बात है। पर एक्चुअली संस्था का भला होता नहीं है उससे। संस्था का भला तभी है जब सब बराबर की मेहनत करें। मेहनत 2 आदमी करें और ऑफिस बेयर 20 है, तो बात बनती नहीं है। फिर नेचुरली इम्बैलेंस, असंतुलन की स्थिति पैदा होती है संस्थाओं में, और किसी भी संस्था में असंतुलन की स्थिति अच्छी नहीं है। तो इसलिए जब आप एडवोकेसी करें या संस्था में कोई भी प्रोजेक्ट करें, मैं तो ये कहूंगा, ये इंपॉर्टेंट है कि सब लोग साथ हों, समान विचार के हों, समान प्रवृत्ति के हों। इसलिए तो अमेरिकन सिस्टम में ये है कि प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट नॉमिनेट करता है, वहां कोई और नहीं करता है, अपना टीम नॉमिनेट करता है। जिसने काम करना है उसी के तो अधिकार है भाई, काम मैंने करना है। आप मेरे को 4 आदमी ऐसे दे दो जो मेरे से मेल नहीं खाते, कल को जिम्मेवारी तो मेरी। 4 आदमी कहेंगे नहीं जी हम भी वो करेंगे, पर जब कोई गलतियां होंगी तो आप जिम्मेवारी एक आदमी की डालेंगे, 4 की तो होती नहीं। हमारे यहाँ भी कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट चुनने का अधिकार है। इसलिए क्योंकि टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट, बट टीम वर्क तभी हो सकता है जब समान प्रवृत्ति समान। तो एडवोकेसी में भी अगर आप कोई टीम बनाते हैं, हमारी लोग 4, 5, 6 लोग मेंबर हैं एडवोकेसी, और हर एक अपना काम कर रहा है, हर एक अपनी खासियत है। अब हमारा फास्ट ट्रैक का केस था, प्रदीप जी बताएंगे आपको उसके बारे में, तो काफी पॉपुलर हुआ पूरे देश में, बहुत चर्चा, सैकड़ों लोगों के फोन आए, उन लोगों ने अपनी आर्टिस्ट कन्वर्ट करवाई है, उस पर काम चल रहा है अभी। मैं ये नहीं कहता काम खत्म हो गया, पर एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ब्रेक हुआ था बीच में, और वो प्रतीक जी कर रहे हैं। मेरे पास आता है, मैं कहा उन्हीं से बात करो, मुझे वाकई नहीं पता उसके इसके बारे में क्या कैसे कर सकता है, मैं उन्हीं को रेफर करता हूँ। कुछ मैटर है वो तरुण के पास जाते हैं, तमिलनाडु के कैसे मुथुस्वामी के पास, मुथुस्वामी के पास जाते हैं, मैं वहीं बात करूँ, वहीं से डॉक्यूमेंट सबका मेरे सब कुछ मेरे से नहीं चल सकता। मैं प्रेसिडेंट भले ही पर नो, प्रेसिडेंट एडवोकेसी चेयर का ये काम नहीं है कि वो सब कुछ करे। उसका काम है लोगों को इन्वॉल्व करके, जिसका जो जोन है वहीं से, जैसे हमारे दफ्तर में होता है, फाइन आपका बड़ा ऑफिसर साइन करता है, पर शुरुआत होती है नीचे जेईसीटी, एनडीसी, यूडीसी, क्योंकि सभी को इन्वॉल्व है, सभी के इनपुट चाहिए होते हैं। तो इसलिए टीम बनाइए एक एडवोकेसी के लिए। हम एक्शन की बात करें, क्लास की बात हमने काफी करनी, मैंने देखा मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, 2-3 मिनट ही रह गए हैं। पर पहले तो टीम बनाइए, पहले ये जानिए कि एडवोकेसी के बिना आपकी संस्था का अस्तित्व ज्यादा दिन चल नहीं सकता। मैंने एक बात कही थी, सर्विसेज भी एडवोकेसी का एक पार्ट होती है, क्योंकि सर्विस के द्वारा हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं क्या आवश्यकताएं हैं हमारी, और सरकार से कुछ करने के बाद कह सकते हैं कि आप उसको सपोर्ट कीजिए या आप उसको करिए। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया उदाहरण है सर्विसेज का, हमारे एआईसीबी का ब्रेन प्रेस जब आया था, तो मेरे को किसी ने कहा था कैसे चलेगा एक एम्बोसर 97 में, बहुत बड़ी नेता थी वो इस सेक्टर में, उन्होंने कहा था कि कैसे चलेगा, इसके लिए 10 प्रूफ रीडर, 15 ये चाहिए होंगे, इतना ब्रेडो 400 चल नहीं सकता, यहाँ पर समस्याएं आएंगी। आज हमारे पास 6 एम्बोसर्स है, वो कम पड़ते हैं हमें, कौन सबकी मेहनत है। पर इसमें यह भी है कि हमारे पास ब्रेन प्रेस था, हमने फ्री बुक्स देनी शुरू की, सर्विसेज देनी शुरू की, और साथ साथ हमने एडवोकेसी भी की। हमने केस फाइल किए हाई कोर्ट में, दिल्ली स्कूल्स में बुक्स प्रोवाइड की जाए, सभी विजुअल इम्पेयर को, जो मेन स्ट्रीम स्कूल में उस पर एडवोकेसी की। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर बुक्स प्रदान की जाए, उसके ऊपर एडवोकेसी की, आरटीआई फाइल किए, केसेस फाइल किए, स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा कि आप ब्रेन बुक्स प्रदान कीजिए। हमने से किताबें नहीं छापी, क्योंकि हमारे पास सुविधा थी और हमने सर्विसेज दी और लोगों ने हमारा काम देखा। हमने एडवोकेसी की मिनिस्ट्री में कि इसके रेट्स ठीक होने चाहिए प्रिंटिंग के, मैंने उसके बाद एडवोकेसी करते करते मिनिस्ट्री ने खुद एम्बोसर दिए ब्रेन प्रेसेस को। जब उन्होंने देखा कि कुछ ब्रेन प्रेस काम अच्छा कर रहे हैं, वो इतना काम कर रहे हैं कि काम कम पड़ रहा है, काम इतना ज्यादा है कि संस्थाओं का कैपेसिटी पूरी नहीं है, तो सरकार आगे आई वो ब्रेन प्रेस देने के लिए, एम्बोसर देने के लिए। तो ये सब कैसे हुआ? तो कहीं हमारी सर्विसेज थी उस एडवोकेसी के पीछे, जिन्होंने ये साबित किया कि ये रिक्वायरमेंट है। कई ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूँ सर्विसेज के, पर मेन पॉइंट ये है कि एडवोकेट सर्विसेज एडवोकेसी से अलग नहीं है। अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं बुक्स की या ई टेक्स्ट कन्वर्जन है, तो कल को आप ई टेक्स्ट लाइब्रेरी की डिमांड कर सकते हैं, सरकार से ग्रांट मांग सकते हैं, पब्लिशर से कह सकते हैं कि आप कॉपीराइट के अंदर सारी बुक, पर पहले आप तो कुछ कीजिए। बिना कुछ किए डिमांड करना, मैं अच्छा करना, टिप्पणी करना सबसे आसान काम होता है। जो कुछ नहीं कर सकता वो टिप्पणी करता रहता है दिन रात। तो बैठ रहो, बोलते रहो, क्या दिक्कत है उसको? टिप्पणी करना कौन सा मुश्किल काम है? टिप्पणी बहुत जरूरी है। एक दुआ था कि हमेशा निंदा करने वाला उसको अपने पास ही रखिए, मानता हूँ अच्छी बात है, पर यह भी है कि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए करके।
सकारात्मक टिप्पणी होनी चाहिए, और तभी हो सकती है जब आप खुद कुछ करते हो। अब खुद इस एरिया में कोई एक्सपीरियंस है, कुछ काम किया हुआ है, तब हम लोगों को कह भी सकते हैं। अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं कहूँ कि सरकार ये करे, उनके पास जाऊँ, अब वो पूछेंगे आपने क्या किया सर? आपने कुछ किया क्या? आप आपकी संस्था का क्या योगदान है? आपने क्या किया? मैं ये भी नहीं कहता कि सारे काम संस्थाओं को ही करना चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी है, उनको देनी चाहिए। ये दुख की बात है मेरे ख्याल में, जहां तक दृष्टिबाधित क्षेत्र का प्रश्न है, शायद 70%, जहां तक मेरा कैलकुलेशन है, मैं रफ किस डेटा से नहीं बोल रहा हूँ, एक परसेप्शन से बोल रहा हूँ, अनुभूति से बोल रहा हूँ, कि 70% जो काम है दृष्टिबाधित सेक्टर का स्वयंसेवी संस्थाएं करती है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन करती है। ये देश में डेफिनेटली अच्छी स्थिति नहीं है। इस स्थिति को बदलना है, केंद्र में बदलना है और राज्यों में बदलना है, और इस सब में आप सबका सहयोग चाहिए। जहां हमारी एफिलिएट स्ट्रॉन्ग है और एडवोकेसी में सपोर्ट करती हैं, वहां बहुत अच्छा एडवोकेसी कर पा रहे हैं, केरला में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। पर जहां हमें सपोर्ट नहीं है, लोग मुद्दे उठाते हैं, उनको फॉलो नहीं करते, या लोग, हम तो फाइनेंशियल सपोर्ट देने को भी तैयार है, हम तो लॉयर्स की फीस केसेस करने को देने को तैयार है, मेहनत तो कीजिए, और कम से कम मुद्दे लाइए, वकील लाइए कि ये आदमी कर सकता है, उनसे फॉलो अप कीजिए, पीछे सपोर्ट हम देंगे। कितनी बार कहने के बाद भी एग्जीक्यूटिव में हमें एफिलिएट से रिस्पॉन्सेज नहीं मिलते, ये बहुत दुख की बात है, पर सच्चाई है। परिवार में बैठे छिपाने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा एक बढ़िया बढ़िया तस्वीर दिखाना हमको जरूरी नहीं होता है, जो सच है वो सच है। पर जिन स्टेट से अभी सिंह साहब ने, गौरी ने बहुत मदद की हमारी यूपी में, 2 मेजर केसेस हमने किए हैं, 3रा मेजर केस करने जा रहे हैं, पर क्योंकि वहां की संस्था से, लोगों से हमारे ऑफिस सपोर्ट थी। तमिलनाडु में हमारा बहुत काम रहा है, क्योंकि हमारी वाइस प्रेसिडेंट मुत्तुसिमी में सपोर्ट है। बाकी जगहों से सपोर्ट क्यों नहीं है हमें, ये सोचने की बात है। और इसलिए ये ध्यान दीजिए कि आपको कितना ही पैसा आ जाए, कितने ही फंड्स आ जाएं, मेंबरशिप कितनी बढ़ जाए, अगर आपका एडवोकेसी में काम नहीं है, तो संस्थाओं का अस्तित्व बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रिक्वायर्ड एक्शन लीजिए, प्रोजेक्ट्स बनाइए, समस्या बताइए, टीम बनाइए, और कोशिश कीजिए कि अपनी प्रोफाइल को और इस सेक्टर की छवि को ही नहीं, इस सेक्टर की जो समावेशिता का है और बराबरी का जो अधिकार है, समानता का, समता का और प्रतिष्ठा का अधिकार हमारा जो है, उसको और आगे बढ़ाए। यही आप सबसे अपेक्षा है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत ही आपने सही और बहुत ही सटीक बातें कही, और जैसे कि एडवोकेसी ये टॉपिक है वो निरंतर चलता आया है और अनवरत चलता रहेगा, तो उसके संदर्भ में आपने बहुत सारी बातें बताई और हमारे एफिलिएट्स को गाइड किया। मैं पर्सनली भी पिछले थोड़े से समय से ही सही, लेकिन मैं बहुत सीखती रही हूँ। मुझे मतलब कम्युनिटी की एडवोकेसी की, तो अपने लाइफ में तो हम सब एडवोकेसी करके ही यहाँ तक पहुँचते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन कम्युनिटी की एडवोकेसी की ABCD भी कुछ भी नहीं पता थी, लेकिन सब आपसे ही अब सीख रहे हैं। और पिछले लगभग 1 साल से, बहुत कम समय हुआ है मुझे संपर्क में आए हुए, लेकिन काफी सीखने को मिला। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना विजय कुमार जी का क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन सबको एंड में देंगे। हाँ वही तो मैं आपसे क्वेश्चन रखिएगा सर, क्वेश्चन के पहले हम अभी 3 स्पीकर हो रहे हैं सेशन में का, ये कंटिन्यूइंग प्रेजेंटेशन है, जिससे ये हम इंडिविजुअली नहीं बोल रहे, हम साथ बोल रहे हैं, चारों के चारों। हाँ जी, हम एक टीम के मेंबर हैं और साथ बोल रहे हैं। उस क्वेश्चन हम एंड में देंगे। हाँ गौरी, उसके बाद हम एडवोकेसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस